नमस्कार साथियों, आज मैं रेट सेकेंड लेवल एसएसटी में अर्थशास्त्र विषय से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आया हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और इस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 10 की किताब है आर्थिक विकास की समझ, और उसका चैप्टर संख्या 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वहाँ से इसको पढ़ने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि आपके रीट सेकेंड लेवल एसएसटी में ये जो टॉपिक है वो यहाँ से आपको सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल साथियों, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि मेरा जहाँ तक इस विषय से, क्योंकि मैं वर्तमान में व्याख्याता अर्थशास्त्र विषय के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा ये मानना है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है वो सहायक सिद्ध होगा। मैं चाहता तो इसका नोट्स बनाकर भी आपको वीडियो लेकर आ सकता था, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरा चैप्टर आपको समझना चाहिए, और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल समझ पर आधारित होगा। तो इसलिए साथियों, आपको पूरा वीडियो सुनना है, और वीडियो सुनने के बाद ये जो चैप्टर है उसकी PDF भी मैं इसके साथ अपलोड कर दूंगा, तो उसको पढ़ना है, या आपको किताब उपलब्ध हो जाए तो ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है कक्षा 10 की आर्थिक विकास की समझ, उसमें चैप्टर संख्या 2 है। इस जो टॉपिक को पढ़ने के बाद इसमें हम निम्न बिंदुओं को लेते हुए इसको समझेंगे, जिसमें पहला बिंदु हमारा रहेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का वर्गीकरण। यानी इसमें हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। जैसा साथियों, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने। जैसा कि आपने क्रिकेट मैच के बारे में पढ़ा है, और आप मान लीजिए क्रिकेट मैच के जो खिलाड़ी है, जैसे 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, उसमें आप चुनाव करते हो तो उसमें विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, यानी आप ऐसा नहीं कि सारे के सारे आप बल्लेबाज ले लोगे या सारे के सारे गेंदबाज ले लोगे, तो आप चयन करते समय कुछ ऐसे खिलाड़ी लोगे जो बल्लेबाज होंगे, कुछ ऐसे लेंगे जो बॉलर के रूप में, गेंदबाज के रूप में भूमिका निभाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो फील्डिंग में भी बेहतरीन होंगे, या ऑलराउंडर की स्थिति में आप उनको देख सकते हैं। तो हम इस आज के जो टॉपिक है उसमें इस बात को समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनका वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया, और उनका कारण क्या इनको इन वर्गीकरण में बांटने का। और इसमें दूसरा बिंदु हम लेकर समझेंगे कि पहले वर्गीकरण में कि इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में बांटा गया है, और तीसरा इसमें बिंदु रखेंगे कि अगला वर्गीकरण इसमें है संगठित व असंगठित क्षेत्र के रूप में। फिर हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो वर्गीकरण किया गया है वो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में भी किया गया है। साथ ही इसमें कृषि क्षेत्र है जो जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, जिसको हम चैप्टर को पढ़ने के बाद समझेंगे कि उसका महत्व घट रहा है, और जो दूसरा और तीसरा क्षेत्रक है उसका महत्व बढ़ रहा है। इसके अलावा इसमें बिंदु में हम अध्ययन करेंगे कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण किस प्रकार से दिया जाए, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से मेरी ये अपील रहेगी कि इस वीडियो के अंत तक बने रहना, और बिल्कुल बड़ी आसानी से ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। सिर्फ समझना है, कहीं इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें जो प्रश्न भी बनेंगे वो आपकी समझ के आधार पर बनेंगे। चलते हैं साथियों आज के इस टॉपिक पर। जैसा कि ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इसमें आपको सबसे पहले मिलेंगे शिक्षक के लिए निर्देश, और ये पढ़ने बड़े महत्वपूर्ण आवश्यक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे हमें एक हिंट मिलेगा कि जो पेपर सेटर है, जो पेपर बनाने वाला है, कहीं ना कहीं इन बिंदुओं को छूते हुए आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या निर्देश दिए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द आया है कि अर्थव्यवस्था। बड़ी तसल्ली से, बड़ी सरलता से हम इसको पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, अब पहली बात तो ये अर्थव्यवस्था क्या है, और उसके क्षेत्र को भी देखेंगे। क्षेत्र जैसे हम अलग अलग, जैसे आप देखो कि घर में कोई शादी का प्रोग्राम है तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य दिया गया है, तो वो कार्य किस प्रकार के से दिया गया है उसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पिता का काम अलग है, माता का काम अलग है, तो हम ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था है क्या, और उसको क्षेत्र को हमने किन किन क्षेत्रकों में बांटा गया है। जैसे मैंने पूर्व में बिंदु भी दिए थे 5-7, उन बिंदुओं को छूते हुए हम आज का जो अध्ययन हमारा रहने जा रहा है। अर्थव्यवस्था,
तो अर्थव्यवस्था का मतलब है सीधा सा एक क्षेत्र विशेष होगा। जैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं एक शब्द हमारे सामने आ रहा है कि हम यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे आपको यहाँ चीन शब्द आए तो चीन की अर्थव्यवस्था हो गई, जापान की अर्थव्यवस्था हो गई, अमेरिका की। तो उस क्षेत्र विशेष के भीतर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, आप अपने दैनिक जीवन में देखोगे कि आप देखोगे विभिन्न प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं। कोई खेती का काम कर रहा है, कोई किसी प्रकार की मजदूरी कर रहा है, कोई पढ़ाई का काम, पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई विभिन्न प्रकार के काम होंगे। जैसे एक उपभोक्ता भी होता है, उत्पादक भी होता है। तो ये जिस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जितने भी ये आर्थिक कार्य हो रहे हैं वो कहलाएगी एक अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ अर्थव्यवस्था को आप समझ पाए होंगे, ज़्यादा इसके आपको गहराई में नहीं जाना है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इनके घटकों या क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। अब जो भी कार्य हैं उनको किन क्षेत्रों और घटकों में बांटा गया है उनको भी हम इसमें देखने जा रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है उनका वर्गीकरण आप अनेक मानदंडों के आधार पर, ऐसा क्या क्या सोचकर आपने इन क्षेत्रों को बांटा है, वो मानदंड आपको समझने होंगे। कहीं ना कहीं प्रश्नों की गहराई इन्हीं में है। पहला तो आपको इसके क्षेत्र देखने होंगे और क्षेत्र फिर आपने उनका वर्गीकरण किन आधार पर किया है उनको समझना होगा। इस अध्याय में हमने 3 प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा की है करेंगे, जिसमें पहला वर्गीकरण होगा जिसमें क्षेत्रकों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहला वर्गीकरण। अब यहाँ आपको समझना होगा कि इन जो वर्गीकरण है उनको ऐसा क्या कारण होगा, क्या मापदंड होगा जिनको प्राथमिक में बांटा है या द्वितीयक में बांटा है या तृतीयक में बांटा है, उनको हमें समझना होगा। और दूसरा वर्गीकरण किया गया है संगठित और असंगठित क्षेत्र में। साथियों, बड़ी बिल्कुल आपको पकड़ बना के रखनी है इन पर बिंदुओं पर। और तीसरा है सार्वजनिक और निजी। मेरा विशेषज्ञता के कारण या विषय पर मेरा मानना है उसके आधार पर जिन बिंदुओं पर आप अपने ढंग से इनके नोट्स भी बना सकते हो वो आप पर निर्भर है। मेरा मानना है कि इसको आप चैप्टर को पढ़ने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से समझ पाओगे इसको। आप इसके बाद आप दैनिक जीवन में छात्रों से परिचित उदाहरणों के द्वारा इन वर्गीकृत क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के आपको उदाहरण दे सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे एक किसान का कार्य, एक उद्योग में फैक्ट्री में काम करने वाला कार्य, ऐसे 3-4 उदाहरण देंगे और आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र में है, द्वितीयक क्षेत्र में है, तृतीयक क्षेत्र में है। तो ऐसा भी बन सकता है। क्षेत्रकों की बदलती भूमिका पर विशेष बल देना आवश्यक है और इन क्षेत्रों में क्या बदलाव आया है उसको भी हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। और सेवा क्षेत्र की तीव्र संवृद्धि, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि कौन से क्षेत्र की तीव्र संवृद्धि हुई है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर टेबल के माध्यम से समझेंगे। और छात्रों का ध्यान आकर्षित करना है, पुनः इन पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस अध्याय में प्रस्तुत धारणाओं की विस्तार से व्याख्या करते समय हमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, इन बिंदुओं को भी छूना है कि राष्ट्रीय आय क्या है, रोजगार क्या है। और शायद इन बिंदुओं को भी रखते हुए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चूंकि छात्रों को इस समझने में कठिनाई होती है कि राष्ट्रीय आय क्या है, रोजगार क्या है, इसलिए उदाहरण के द्वारा आपको इसके अंदर समझना होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि उदाहरण के द्वारा इसको समझाने की आवश्यकता है। छात्रों को समझने में सहायक और अनेक क्रियाकलाप और अभ्यास इस अध्याय में देखेंगे। किसी व्यक्ति के कार्य को कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मैंने पूर्व में भी चर्चा की है, संगठित या असंगठित, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में रखा जा सकता है। तो उनको भी हम इसमें मेन आपका ध्यान इन बिंदुओं पर ही रहना चाहिए। आप छात्रों को अपने आसपास के कामकाजी, दुकान का मालिक है, अनियत श्रमिक है, सब्जी विक्रेता है, कार्यशाला मैकेनिक है, घरेलू नौकर है, इत्यादि के उदाहरण देखने होंगे। और उन उदाहरणों के आधार पर आपको देखना होगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कि द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, तृतीयक क्षेत्र, और क्यों आएगा। तो साथियों, कुछ ये उदाहरण दे रखे हैं। इनके अलावा भी आपके आसपास के विभिन्न ऐसे कार्य हो सकते हैं, उनसे संबंधित भी उदाहरण दे सकता है। तो आपको इसकी जो मूल आधार है उसको पकड़ना होगा, उसको ध्यान में रखना है। वे कैसे रहते हैं, वो काम करते हैं, तथा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का स्वयं वर्गीकरण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
क्षेत्रकों की भूमिका में परिवर्तन से होने वाली समस्याएं एक अन्य महत्वपूर्ण। अब इन क्षेत्रकों में क्या परिवर्तन हुआ है और उन परिवर्तनों को जानेंगे, और इनके जो परिवर्तन हुआ उसकी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है। कोई भी परिवर्तन होता है उसके कुछ फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, तो वो भी समझेंगे, जिस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। इस अध्याय में बेरोजगारी और उसके निराकरण के लिए सरकार क्या कर सकती है, वो भी बिंदु यानी बेरोजगारी वाला बिंदु भी हम समझेंगे। साथ ही कृषि के घटते महत्व और उद्योग व सेवा के बढ़ते महत्वों को भी इसके अंदर समझेंगे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा। और किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है उसकी भी हम अंत में बात करेंगे। छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से किए गए अधिकाधिक उदाहरणों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए संचार के माध्यम द्वारा प्राप्त सूचनाएं, ये आपके लिए कोई खास नहीं, अखबार यानी किसी कोई कटिंग है उसके माध्यम से इनको जोड़ने का भी काम किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र पर चर्चा करते समय कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कि असंगठित क्षेत्र है, पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। संरक्षण का मतलब है विशेष प्रकार की सुरक्षा देना, क्या क्या उनको सहायता दी जा सकती है वो है। आप छात्रों को असंगठित क्षेत्र के लोगों तथा उद्यमों के पास जाकर उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों का, यानी कौन कौन से उद्योग असंगठित क्षेत्र में आते हैं उन पर भी आप चर्चा करने जा रहे हैं। ये सूचना के स्रोत है, इसमें जो भी सामग्री ली गई है वो इन बिंदुओं पर ली गई है, तो आपके लिए कोई विशेष नहीं है। चलते हैं अपन आज के इस टॉपिक पर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और ये चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। सबसे पहले आप इन चित्रों को देखिए। सबसे पहला ये है एक ईंट के भट्टे पर कार्य कर रहा है, ये एक जो महिला है वो कपड़े बेचने का काम कर रही है। एक ये दो महिलाएं जो कपास की जुगाई कर रही है, ये कुल्ली दे रखा है, एक पोस्टमैन दे रखा है। ये विभिन्न कार्य हैं। जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को हम विभिन्न क्षेत्रों में बांटेंगे। अब उन कौन कौन सा क्षेत्र होगा और उन क्षेत्रों में कौन कौन से कार्यों को शामिल किया जाएगा, कि इस क्षेत्र में इन कार्यों को शामिल किया जाएगा, दूसरा क्षेत्र है उसमें इन कार्यों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि आप देखते हो कि दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्य हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य लोग करते रहते हैं। निम्न जो चित्र को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। हमने देखा कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कोई क्या कार्य कर रहा है। कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, जैसे किसान है वस्तु का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। जैसे ये ईंट के भट्टे पे काम करने वाला वो ईंट बना रहा है, तो वस्तु आप समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ वस्तु का निर्माण होगा। जैसे फैक्ट्रियों में वस्तु बनती है। कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है, सर्विस दे रहे हैं, जैसे ये कुल्ली सर्विस दे रहा है, एक शिक्षक सर्विस देता है, एक डॉक्टर सर्विस देता है। सर्विस जान गए, सेवाएं जान गए। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती है। चारों तरफ हम देखते हैं दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी है। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझें कि कौन सी गतिविधि को किस क्षेत्र में शामिल करें, कौन सी गतिविधि को कौन से क्षेत्र में शामिल करें, इन्हें समझने का एक तरीका है। और कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के, अब वो कुछ महत्वपूर्ण मानदंड होंगे जिनके आधार पर इन विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा पहला हमने देखा कि पहला क्षेत्र बांट सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इनको किन किन काम को प्राथमिक क्षेत्र में बांटा जाएगा, किन को दूसरे में, किन को तीसरे में। इन समूह को क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, इसमें कुछ कार्य आएंगे, दूसरे में कुछ कार्य आएंगे, और यहाँ से पक्का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैं एक समझ आपके अंदर विकसित करना चाहता था, इसलिए इस चैप्टर को मैं लेकर आया हूँ। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इनको समझेंगे हम कौन कौन से तरीके हैं, या आपके उस चैप्टर में दे रखे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने पहला वर्गीकरण हम देखेंगे जिसमें 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र है। जैसे ये प्राथमिक क्षेत्र आपको एक चित्र में कुछ दिखाई दे रहा होगा, पशु वगैरह हैं, खेतीबाड़ी है। और ये द्वितीयक क्षेत्र आपको देख पा रहे होंगे। और ये आपका तीसरा क्षेत्र है। देखते हैं कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है और कौन सा द्वितीयक में है। और यहाँ से मेरे अनुसार मेरा मानना है कि प्रश्न जरूर बनेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर, इन बिंदुओं पर आप
बिल्कुल गहरा ध्यान रखना है, जिन पर मैं विशेष जोर दे रहा हूँ। प्रत्यक्ष उपयोग यानी कोई भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, उन गतिविधियों को, जैसे कपास की खेती है, ये एक मौसमी फसल है, ठीक है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः, न कि पूर्णतः, मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से तो हम नहीं कह सकते, मुख्य रूप से प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है और जलवायु पर निर्भर है। इनके बिना जो कपास की फसल है वो संभव नहीं है, मुख्य रूप से। पूर्ण रूप से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मशीन वगैरह है, उनका भी इसमें प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु। तो इस प्रकार आपसे पूछा जाए कि कपास की जो खेती है वो किस में आएगा, क्योंकि ये इनका प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्ट यूज हो रहा है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इस बिंदु को पकड़ना है, डायरेक्ट यूज को पकड़ना है, यहीं से कहीं जुड़ता हुआ आपको प्रश्न पूछा जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दे देंगे, और भी ऑप्शन दे देंगे, उनमें से पूछ लेगा आपको। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन, जैसे आप दूध का उत्पादन देखें तो वो भी क्या है कि पशुओं की जो जैविक प्रक्रिया है उस पर डायरेक्ट, या चारा है उससे डायरेक्ट हमें मिल रहा है, इसलिए ये भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। कौन सा? दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार जो खनिज है या आवश्यक है, जो हमें धरती से मतलब खुदाई करके बाद मिलता है, वो भी एक डायरेक्ट यूज किया जा रहा है, प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसा कोई भी उत्पाद जो डायरेक्ट हम प्रकृति का उपयोग करके उसको, जैसे कपास है, गेहूं है, आपका दूध है, आप ये ऑप्शन आपको दे सकते हैं, क्योंकि इन सभी का हम डायरेक्ट यूज करते हैं। साथ ही हम देखेंगे प्राकृतिक उत्पाद, कृषि, डेयरी, मछली पालन है वाला है, वनों से प्राप्त है, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि और कृषि से जुड़े हुए जैसे डेयरी है, पशुपालन है, दूध ये मत्स्य है, ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र है उसे ही कौन सा क्षेत्र कहा जाएगा? कृषि एवं सहायक क्षेत्र। और इनके उदाहरण आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, और यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखें द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम समझें तो की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली की जरूरत। जैसे आप जो कपास है, कपास को हम फैक्ट्री में ले जाते हैं और उससे धागा या कपड़ा बनता है, तो ये विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग है। यानी ऐसा कोई भी उत्पाद जो फैक्ट्रियों में जाकर, जैसे आप देखते हो कि चीनी है, तो क्या होगा, गन्ना कहाँ जाएगा? चीनी फैक्ट्री में जाएगा, और गन्ने से चीनी, गुड़, शक्कर इस प्रकार बनाया जाता है। तो आप गन्ना तो क्या हो जाएगा, एक प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन गन्ने से चीनी बनना है वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। बड़ी विशेष है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ द्वितीयक क्षेत्र है, विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। कहीं ना कहीं आजकल विकल्प आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आपको समझना है बस। ये वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, कौन सी? जो द्वितीयक क्षेत्र में आ रही है, बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए इनको विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब जरूरी है, विनिर्माण की मतलब किसी न किसी फैक्ट्री या किसी न किसी मतलब कोई ना कोई साधन के अंतर्गत उसका रूप परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से आपको चीनी बनाना। ये प्रक्रिया किसी कारखाने में हो सकती है, या किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री खोलनी पड़े, घर में भी कुछ लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। तो सूत काटना और कपड़ा बुनने कौन से क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार हम देखें गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं, तो इसलिए चीनी और गुड़ ये भी किस में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। इसी साथ हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़े हुए हैं, ईंटों से घर बनाना, घर और भवनों का निर्माण करना, तो ये भी, इसलिए इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब ये जो द्वितीयक क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
तो इस प्रकार आपको इसको समझना होगा। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त तीसरा क्षेत्र है, आर्थिक गतिविधि की तीसरी कोटि है, और बिल्कुल आपको समझना है कि ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के सहयोग के रूप में काम कर रहा है। बिल्कुल प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के लिए ये तृतीयक क्षेत्र होना जरूरी है। टर्सरी सेक्टर इसको कहेंगे हम, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी दोनों पढ़ लिए। और ये उपयुक्त दो क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है, जरूरी है। ये जो भी तीसरे क्षेत्र के अंतर आएगी वो प्राथमिक और द्वितीयक को सहयोग देगी। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। ये बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ये तीसरा क्षेत्र है, इसमें किसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन इस तीसरे क्षेत्र के बिना प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास हो पाना संभव नहीं है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करते हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक और ट्रेन द्वारा परिवहन करना, तो इसका मतलब परिवहन भी किस में आ जाएगा, तीसरे क्षेत्र में आ जाएगा। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करना, तो गोदाम भी किस में आ जाएगा, तीसरे क्षेत्र में। उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन या दूसरे वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संचार के साधन में इसमें आ जाएंगे। बैंक से कर्ज लेने की आवश्यकता हो तो वो भी इसी क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा हम देखें परिवहन है, भंडारण है, संचार है, बैंक सेवाएं हैं, व्यापार तृतीय गतिविधियां हैं, ये सारे उदाहरण तीसरे क्षेत्र में आएंगे। क्योंकि ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो वस्तुओं की बजाय सेवाओं का निर्माण करता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कुछ उदाहरण दे देंगे तो उसमें से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ये है वो सेवा क्षेत्र में है या नहीं है, द्वितीयक क्षेत्र में है या नहीं है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम देखें सेवा क्षेत्र में कुछ अपरिहार्य जो जरूरी सेवाएं भी है, जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, डायरेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन एक प्रकार की सर्विस है। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, धोबी है, नाई है, मोची है, वकील है, जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करती हैं, ये भी किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र में आएंगे। साथ ही प्रशासनिक एवं लेखाकरण के कार्य वाले लोगों की आवश्यकता होती है, ये भी इसमें आएंगे। वर्तमान समय में जो सूचना की प्रौद्योगिकी है, जो जिसमें इंटरनेट है, कैफ़े है, एटीएम बूथ है, और आप देखोगे कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण है, ये भी सब सर्विस सेक्टर में शामिल है। तृतीय क्षेत्र है जो टर्सरी सेक्टर है उसमें शामिल है। तो पहला वर्गीकरण हमने देखा जिसमें हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन क्षेत्रों में बांटा है। प्राथमिक में वो आएंगे जो प्रकृति से हम डायरेक्ट मिल रहे हैं। दूसरे में जो हमें प्राकृतिक जो उत्पाद है उनका हम फैक्ट्री या में हम उनका मतलब उत्पादन करते हैं, उन जो प्राथमिक वस्तुओं का प्रयोग करके, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। और तीसरा वो आपको सेवा क्षेत्र है, इनको बांटा गया है। तो इनसे जुड़े हुए उदाहरण आसपास देखने हैं। शायद कुछ उदाहरण तो आपकी इस किताब में इस अध्याय में दे रखे हैं। इसके अलावा भी आप आसपास के जो उदाहरण हैं उनको समझ कर इनको क्षेत्रों में बांटने का प्रयास करना है आप लोगों को। आगे चलते हैं हम। ये कुछ आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण दे रखे हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहला दे रखा है, कल्पना करिए यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। तो ये द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है, क्योंकि चीनी मिल तो आप समझ गए होंगे कि ये दूसरे क्षेत्र में शामिल है। तो इस प्रकार से इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, तो इसको भी आपको समझना है। विभिन्न क्षेत्रों को के परस्पर निर्भरता को आपको समझना है। और ये देखिए निम्नलिखित व्यवसाय को प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किए गए। तो ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं और आप अपने हिसाब से इनको प्राथमिक में कौन सा आएगा, द्वितीयक में कौन सा आएगा, तृतीयक में कौन सा आएगा, उनमें बांटना है। और बड़ा सरल सा है, जो प्रकृति से हम डायरेक्ट प्रयोग करके हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, उत्पादन होता है, वो तो आ गया प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र है। तो इनको भी आपको कंप्लीट करना है। और संभवतः यहाँ से ये तीसरा जो बिंदु आपको दे रखा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीनों क्षेत्रों की तुलना करें, बड़ा महत्वपूर्ण है। तीनों क्षेत्र
अब सबसे पहले हम देखें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादनकारियों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए काम करते हैं। कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है, कोई सेवाओं का। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसलिए अगर अगले चरण में हम देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है, कि प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, दूसरे में कितना हो रहा है, तीसरे में कितना हो रहा है, कितने लोग इन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितना तो उत्पादन हो रहा है, ये एक बिंदु रहेगा अपना। और दूसरा, इन क्षेत्रों में कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं, ये बिंदु रहेगा। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से अब इन तीन क्षेत्रों में बांटने का हमारा ये ध्येय था, अर्थशास्त्रियों का ये ध्येय था कि ये देख पाएँ कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें कितनी उत्पादन हो रहा है, देश को कितनी आय प्राप्त हो रही है, दूसरे क्षेत्र से कितनी हो रही है, तीसरे क्षेत्र से कितनी हो रही है, और इनसे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि हम आगे जाकर विकसित और अविकसित राष्ट्रों में भी अंतर करेंगे, जैसे जापान है, अमेरिका है, विकसित राष्ट्र है, तो वहाँ के लोगों कौन से ज़्यादा किस में रोजगार में लगे हुए हैं, तीसरे सेक्टर में लगे हैं कि दूसरे में लगे हैं कि प्राथमिक में लगे हैं, उनको समझ रहे हैं। साथ ही साथ उनका देश की जो आय है उसमें कितना योगदान है, इसको भी हम समझ रहे थे। तो कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं। कोई ऐसा देश होता है जहाँ प्राथमिक क्षेत्र प्रधान होता है, कोई ऐसा देश होता है जहाँ द्वितीयक क्षेत्र प्रधान होता है। अलग अलग देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हमें ये देखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कौन से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं कि दूसरे क्षेत्र में लगे हैं कि तीसरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं? तो हमारे सामने पहला बिंदु आता है कि हम कुल उत्पादन है उसकी गणना कैसे करते हैं। और हम सोचते हैं कि हजारों की संख्या में है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना तो संभव नहीं है। एक ये बड़ा कार्य है और आश्चर्यचकित भी कार्य है, क्योंकि तो इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखें कि संख्याओं का योगफल कैसे कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें, इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का, ऐसा नहीं है कि जैसे 100 क्विंटल गेहूं हुआ है, चावल कितना हुआ है, उनकी मात्राओं का योग करें ना, मात्राओं का योग न करके उनके मूल्य का, जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूं हुआ है और प्रति किलोग्राम 20 रुपये के हिसाब से, तो इसका टोटल गेहूं का मूल्य हो गया ये 2 लाख रुपए। इसी प्रकार नारियल है, 5,000 नारियल का मूल्य कितना होगा, 75,000 रुपये, 15 रुपये के हिसाब से। तो इस प्रकार इनका मूल्य निकालेंगे और मूल्य निकाल कर तीनों क्षेत्रों की जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उनके मूल्यों को क्या कर रखेंगे, हम गणना करेंगे। तो यहाँ एक बिंदु निकल कर आता है कि वास्तविक मूल्य, इनके उत्पादन मात्रा का मूल्य जोड़ते हैं कि इनका मूल्य जोड़ते हैं, तो हम यहाँ रखेंगे इनका जो मूल्य है उनका योग करते हैं, न कि इनकी इकाइयों का योग करते हैं। तो इस बात को भी आपको वास्तविक संख्याओं का योग न करके इनके मूल्य का उपयोग इसमें हम करते हैं। फिर यहाँ ये ध्यान रखें कि एक सावधानी बरतने की जरूरत है, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तुओं या सेवाओं की गणना करने की जरूरत नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनका आंकलन निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय का निकालने के लिए क्या करते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं। ये क्या है, इसको हम समझते हैं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या हैं। जैसे हम देखें कि एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेच देता है, यानी गेहूं का उत्पादन किया किसान ने और 20 रुपये के हिसाब से आटा मिल को बेच दिया। उसके बाद मिल में गेहूं की पिसाई की गई और बिस्कुट कंपनी को 25 रुपये प्रति किलोग्राम से वो आटा बेच देता है। बिस्कुट कंपनी क्या होती है, आटा के साथ चीनी, तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए 1 किलो में, वह बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपये में वो 4 पैकेट बेच देती है, यानी 20 रुपये के प्रति हिसाब से वो 4 पैकेट इसको बेच देती है। तो अंतिम उत्पाद क्या हुआ, अंतिम उत्पाद हमारे सामने ये निकल कर आया है कि वो हुआ
बिस्किट हुआ है, तो बिस्किट में आपका गेहूं है, आटा चक्की की पिसाई है, चीनी है, तेल है, सब जुड़ गया। अर्थात यहाँ जो अंतिम रूप से वस्तुओं जो उपभोक्ता के पास पहुंची है वो है बिस्किट है। तो राष्ट्रीय आय का आंकलन करने के लिए हमें क्या करना है कि अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ना। सभी को जोड़ दोगे, जैसे 80 रुपये है बिस्किट का पैकेट का था, 20 रुपये वो गेहूं वाला था, 25 ये हो गया था। तो इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो ये मूल्य बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है, इसको हमने समझ लिया। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, और अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल है। इसलिए केवल अंतिम वस्तु जो बिस्किट का मूल्य 80 रुपये उसको ही जोड़ा जाना चाहिए। तो ये आप बात समझ गए होंगे। अब किसी विशेष वर्ष में, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जैसे एक वर्ष में उस क्षेत्र विशेष में कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य किया, उनका योग करके हम उस क्षेत्र को। और सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य उनका योग करें, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, चाहे द्वितीयक क्षेत्र से हो रहा है, चाहे तीसरे क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके अंतिम का मूल्य का योग करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए विशेष रहेगा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन ये कार्य कठिन है। ये केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है उसके द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO उसके द्वारा ये गणना का कार्य किया जा रहा है। इसमें कोई विशेष नहीं दे रखा है, लेकिन आपके सिलेबस में जो राष्ट्रीय आय का टॉपिक दे रखा है उस पर हम विस्तार से राष्ट्रीय आय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जो अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं इसको ही आप ध्यान में रखना है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन, ये ध्यान में रखना है। क्या है? सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है, जब कोई देश विकास कर रहा है उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक सक्रियता का सबसे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है प्राथमिक क्षेत्र को हो सकता है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा है, और अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं। अब जैसे जैसे विकास हुआ है, कृषि क्षेत्र का भी विकास हुआ है, इसके अलावा कई लोग अन्य जैसे शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी। प्रारंभिक अवस्था की बात हम कर रहे हैं, और प्रारंभिक अवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान होता है प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और अधिकांश लोग इस क्षेत्र में रोजगार करते हैं। लंबे समय 100 वर्ष से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कोई विशेष बात नहीं है, उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अब यहाँ धीरे धीरे कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण होने लगा है? विकास आगे बढ़ गया, दूसरा है। इसी कारण अतिरिक्त समय में भी काम करने लगे, और इसका अर्थ है कि क्षेत्र का महत्व परिवर्तित होता गया। पहला तो कौन सा क्षेत्र में था? प्राथमिक क्षेत्र में, और धीरे धीरे महत्व किस क्षेत्र में बढ़ने लग गया है? द्वितीयक क्षेत्र। और विगत पिछले 100 वर्षों में हम देखें तो विकसित देशों में द्वितीयक सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये प्रश्न बन सकता है, विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक और तीसरे क्षेत्र की पुनः बदलाव हुआ है।
किस में हुआ? कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बड़ा है और उसमें सबसे प्रमुख है सेवा क्षेत्र। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। विकसित देशों में भी ये सामान्य लक्षण देखा गया है कि धीरे धीरे दूसरा और जो तीसरा क्षेत्र है उसका महत्व बढ़ता। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है विगत वर्षों में विकसित देशों में देखें, और इसको हम एक तालिका के द्वारा समझेंगे। ये इन पर विचार करना, ये प्रश्न आपको देखने, और इन प्रश्नों का अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो इसका मतलब ये टॉपिक आपके समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको आपके रीट जो सेकेंड लेवल की जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। अब हम इन तीनों क्षेत्रों की चर्चा करें तो आप देखोगे ये 1973-74 में देखो मतलब आय बिल्कुल ही कम है, रुपए करोड़ में दे रखे हैं और लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास ही है, जिसमें सबसे जो ग्रीन वाला जो है वो तृतीयक क्षेत्र है, बीच में जो रेड वाला है वो द्वितीयक क्षेत्र है, फिर नीचे जो दे रखा है वो प्राथमिक क्षेत्र है। तो आप देखोगे इस टेबल में तो सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। और इधर आप देखो 2013-14 में अगर आप अंतर इस चित्र में देख पा रहे हो तो इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको ये ग्रीन वाले में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, यानी सबसे ज़्यादा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो किस में से ग्रीन वाला किसका है? तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। और रेड वाला भी बढ़ा है, लाल वाला जो द्वितीयक क्षेत्र का है, और ये जो नीला वाला है 2013-14 में ये जो प्राथमिक क्षेत्र का है उसका घटा है। लेकिन आप प्रारंभ देखोगे 1973-74 में तो ये है। तो इस टेबल पर आधारित पे आपको जो आपको ये चित्र देख रहा है, चित्र पर आधारित भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। तीनों क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। ये 2 वर्ष लिए गए हैं और इन दोनों वर्ष के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ये आंकड़े तुलनीय है और प्रमाणिक भी है। और 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है उसको है। तो ये इस आरेख को देखकर इनका प्रश्नों का आपको जवाब देना है कि 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, 2013-14 में सबसे ज़्यादा कौन सा था, और ये आपको इस चित्र को देखने के बाद इनका जवाब देना है और तुलना करनी है। कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्पादन में अब आपसे पूछे उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व है। बिल्कुल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है ये हरे वाले क्षेत्र में हुई है। वर्ष 1973-74 में तो घुमा के भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल समझना है। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तीसरा क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये आपको समझ में आ रही है। और इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्योंकि तीसरा क्षेत्र को हम वैसे समझें तो चाहे वो पहला क्षेत्र हो चाहे दूसरा क्षेत्र हो, अगर इनमें विकास होगा तो कहीं ना कहीं तीसरे क्षेत्र में अपने आप विकास होगा। या हम देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है? तीसरा क्षेत्र है, क्योंकि ये एक प्रकार से नींव का धरातल का काम करता है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें नींव जितनी महत्वपूर्ण वैसे है। भारत में ये क्यों बढ़ा है उसको देखें तो प्रथम कारण किसी भी देश में अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, डाक एवं सेवाएं हैं, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की है और ये बड़ी ज़रूरी है। इसलिए धीरे धीरे इन क्षेत्रों में क्या हुआ है? विकास हुआ है। दूसरा कारण देखें कि कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसे सेवाओं का विकास हुआ है, क्योंकि कृषि और उद्योग में विकास होगा तो परिवहन, व्यापार, भंडारण इनमें भी विकास होगा। और प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य सेवाएं, जैसे आय बढ़ेगी तो लोग रेस्तरां हैं, पर्यटन है, शॉपिंग है, निजी अस्पताल है, निजी विद्यालय है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है इत्यादि की मांग शुरू करेंगे। तो इसलिए भी ये क्षेत्र बड़ा है। और चतुर्थ कारण देखेंगे विगत दशकों में सूचना और संचार के जो नए आए हैं हमने देखे हैं उन पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं भी महत्वपूर्ण और अपरिहार्य, इंटरनेट का ज़माना हो गया तो इस कारण भी ये क्षेत्र बढ़ा है। तो ये हिस्सेदारी दे रखी है परसेंटेज के रूप में। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो ग्रीन वाला है वो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसकी है। तो इसको भी आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा कितनी है।
तो इनकी अब ये देख लो, नीले वाला जो है प्राथमिक क्षेत्र का, वो उसकी हिस्सेदारी पहले 1973-74 में लगभग 40% के आसपास थी, जो घटकर अब लगभग आप देखो 10% के आसपास हो गई है। लेकिन इनकी जो ग्रीन वाला है उसकी बढ़ोतरी हुई है, तो इसको भी आपको देखना है। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाएं समान रूप से संवर्धित नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि सेवा क्षेत्र में जितने भी ये हमने उदाहरण देखे हैं, क्या सब में एक समान वृद्धि हुई है? नहीं हुई है। सेवा क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों के, क्योंकि भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करता है, काम पर लगाता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, जो ज़्यादा कुशल, क्योंकि सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको ज़्यादा शिक्षित और कुशल चाहिए। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसे ड्राइवरिंग वाला है जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ा है, तो यहाँ से कोई विशेष प्रश्न नहीं बनेगा। इसके अलावा हम रोजगार को देखें तो रोजगार को आप देखें तो 1977, 78, 17, 18 और 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाया गया। तो सबसे पहले 77, 78 और 2017-18 में रोजगार में देखें तो बिल्कुल आप देखोगे कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार में थे, और लेकिन अब 17-18 में देखें तो भी सबसे ज़्यादा रोजगार 44% इन्हीं में मिला हुआ है। किनको आप देखोगे प्राथमिक क्षेत्र में ही है। लेकिन आप 77-78 की तुलना करेंगे तो रोजगार में कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र में कमी हुई, कहाँ 71% था जो 44 हुआ है। दूसरी हम रोजगार ग्रीन वाले को देखें, तीसरा क्षेत्र है लाल वाले देखें तो इनमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ऊपर हमने सकल घरेलू उत्पाद को देखा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आय तो बहुत ज़्यादा बड़ी है दूसरे और तीसरे क्षेत्र में, लेकिन उतना रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाला बिंदु है कि दूसरे और तीसरे, विशेष रूप से तीसरे क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी तो बड़ी है तीसरे क्षेत्र में, लेकिन उतना वो रोजगार नहीं दे पाए। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी हमने देखी है, और आप इन 40 वर्ष के महत्व को देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ है? इसका कारण यह है कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा लोग तीसरे क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में रोजगार में नहीं जा पाए हैं। आय तो बड़ी है लेकिन उतना रोजगार का निर्माण नहीं हुआ, उतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में 3 गुनी से ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि रोजगार नहीं दे पाया। उत्पादन तो 3 गुना से ज़्यादा हुआ। और तीसरे क्षेत्र की बात करें तो जो सेवा क्षेत्र है उसमें उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से ज़्यादा भी वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब दूसरे और तीसरे क्षेत्र में आय में तो बेशक वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार परिणामतः है देश में आधे से अधिक श्रमिक। कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको टॉपिक को समझना है। श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान लगभग 1/6 भाग ही है, ज़्यादा नहीं है। इसकी तुलना में दूसरे और तीसरे क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि अब हम देखें कि लोग रोजगार में तो ज़्यादा लगे हुए हैं, कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन आय उतनी नहीं हो रही है। इसका मतलब वो लोग अपनी जो भी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कृषि क्षेत्र में कैसी स्थिति है? अल्प बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। एक छोटे से किसान, इस लक्ष्मी का उदाहरण लिया है, उसके पास कम ज़मीन है, जैसे 2 हेक्टेयर ज़मीन की बात की गई है, एक उदाहरण दे रखा है, और उसके पास केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है, और वो केवल ज्वार व अरहर जैसी फसली उगा पाती है क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। परिवार में 5 सदस्य हैं और वो वर्ष भर उसी में काम करते हैं, कोई और उनके काम करने का कोई और रोजगार का साधन नहीं है।
उपलब्ध नहीं है। आप देखोगे प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। अब दिखने में तो ऐसा लगता है कि उसके पांचों के पांचों सदस्य खेत में उस 2 हेक्टेयर जो असिंचित भूमि है उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयास है वो कम है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से तो काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कराते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे आप देखोगे कि 5 सदस्य हैं लक्ष्मी के परिवार में, उस खेत में 3 व्यक्ति ही काम कर सकते हैं। 3 को करें तो भी उतना ही है, 5 करें तो भी उतना ही है। इसका मतलब 2 डायरेक्टली हम देखें तो वो एक प्रकार से बेरोजगारी की स्थिति में है। दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, देखने में तो लगता है कि वो काम पर लगे हैं। इस स्थिति को हम कहेंगे छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए से अलग है। कुछ लोग तो बिल्कुल बेकार बैठे हैं, वो तो दिख रहे हैं बेरोजगार है, लेकिन जिसको हम कहेंगे खुली बेरोजगारी। लेकिन यहाँ वो देखने में तो लगता है कि लक्ष्मी के पांचों जो सदस्य हैं वो खेत में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो उतना काम 3 व्यक्ति ही कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 लोग हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि भूस्वामी सुखराम आता है, एक दूसरे का उदाहरण लेता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को काम पर लगा लेता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। चूंकि आप छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोग चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता। किसके? लक्ष्मी के परिवार का, क्योंकि 2 को वो सुखराम के वहाँ काम कर रहे हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं। उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करने। तो भारत में लक्ष्मी तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनमें बहुत सारे लोग दिखने में तो वो खेती में लगे हुए हैं, लेकिन उतने लोगों की आवश्यकता नहीं। अल्प बेरोजगारी जो दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है, केवल कृषि क्षेत्र में नहीं, दूसरे क्षेत्र में भी ये स्थिति हो सकती है। शहरों में सेवा क्षेत्र में भी हजारों अनियत श्रमिक है, जिनको अनियत श्रमिक कौन से होंगे? जिनको रोजाना मजदूरी नहीं मिलती है, जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, जैसे प्लम्बर हुआ, पेंटर हुआ, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं। अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेले खींचते हुए अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देख सकते हैं। तो इस प्रकार जहाँ वे पूरे दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं, वे यह काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो इसका मतलब सेवा क्षेत्र में भी अल्प बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनको जो अनियत श्रमिक है उनको रोजाना रोजगार की स्थिति नहीं होती है, रोजाना रोजगार उनको नहीं मिलता है। तो ये एक जो तालिका है इसमें संबंधित प्रश्न है, इनको बिल्कुल आपको हल करना है और इनको समझने की आपको आवश्यकता है। अब हमें देखना है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है, तो इसको आपको पढ़ना है। और इसमें इस लक्ष्मी को क्या हो सकता है कि जैसे सिंचाई की व्यवस्था दे दे सरकार के द्वारा, इसको कुएं निर्माण के लिए पैसा दे दे, कुएं का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या करेगी? अतिरिक्त फसल का उत्पादन करेगी। अतिरिक्त फसल होगी तो वो बाजार में बेचने के लिए जाएगी, बाजार में बेचने के लिए परिवहन के साधनों की जरूरत होगी, इसलिए कई लोगों को परिवहन के साधनों के रूप में रोजगार मिल सकता है। तो इस प्रकार हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे तो आपको देखेंगे तो ये बीज की ज़रूरत होगी, खाद की ज़रूरत होगी और कुछ उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन लोगों को भी रोज़गार मिल सकता है। तो इस प्रकार हम उनको अतिरिक्त लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और तो इसके अंतर्गत यही आपको, इसके अलावा क्या होगा कि जैसे जैसे सिंचाई के साधन, कृषि की स्थिति मजबूत होगी तो किसानों को साख की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी। इस प्रकार बैंकों की स्थापना होगी तो कुछ लोगों को बैंकों में रोजगार मिल सकता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि एक कृषि में सुधार करने के बाद अन्य तरीके से कुछ ना कुछ और अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। तो ये हमारा जो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है और इसका जो दूसरा भाग है मैं अपना आगे लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ही काफ़ी लंबा वीडियो ये बन गया है। इसके बाद जो जुड़े
सेकंड पार्ट में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और बिल्कुल साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लगा है। ये जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो कैसा लगा है। अगर इसमें किसी प्रकार का सुधार करना है और इनके प्रश्नों की बात हम सेकंड वीडियो में इसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।